हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अररिया क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर 2 हमारा संबंधित है ग्लोब से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लोब है क्या। तो ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मॉडल है। पृथ्वी का एक मॉडल, ये हम ग्लोब के बारे में लिख रहे हैं डेफिनेशन। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मॉडल है जिसे जो दो पिवोट के माध्यम से खड़ा रहता है। समझ गए ग्लोब क्या है। और दूसरा है, इसमें एक सेंटेंस है। सबसे पहले कोई पूछ दे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, तो बोलेंगे कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, भूआब करके इसकी आकृति है, ये बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये भूआब क्या है। तो भूआब एक ऐसी संरचना है जो ध्रुवों के पास चपटी और मध्य में उभरी हुई रहती है। तो ऐसी जो संरचना होती है उसको कहते हैं भूआब। तो इसके बाद से अगर पृथ्वी की कोई संरचना की बात करें तो पृथ्वी की संरचना कैसी होती है, भूआब। कभी कभी इसको अंग्रेजी में इसके लिए जियोइड शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी याद रखें। इसको देवनागरी लिपि में ऐसे लिख दिया जाएगा ऑप्शन में कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, ऑप्शन में भूआब की जगह पे जियोइड दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। भूआब का ही अंग्रेजी शब्द है जियोइड। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ लिया, भूआब के बारे में पढ़ लिया, और पृथ्वी से संबंधित इसकी संरचना क्या है वो पढ़ लिया। इसमें एक और लाइन है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अगर आपको पृथ्वी को समझना है तो आप ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। और ग्लोब किसी भी साइज का हो सकता है, पोर्टेबल भी होता है, आप उसे कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ग्लोब पे सारे चीज़ होते हैं, देश, महादेश, महासागर, ये सबके उनके सही आकार को दर्शाया जाता है ग्लोब पे। अब हम लोग आगे चलते हैं इस क्रम में। अब हमारा आगे है कि पृथ्वी के समान, अब नेक्स्ट है, इसे छोड़ दो। दूसरा है अक्ष। अक्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। एकदम साफ साफ डेफिनेशन लिखा रहता है। ग्लोब पर दो बिंदु है जिनसे होकर सुई गुजरती है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसको कहते हैं अक्ष। इसमें से यही याद रखना है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसको कहते हैं अक्ष। जैसे ये हो गया हमारा, इसी को कहते हैं अक्ष। और इसी अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। इसके ऊपर वाला जो अर्थ में है, नॉर्थ में है, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, या इसको कह देते हैं नॉर्थ पोल। जो दक्षिण दिशा में है उसको कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ये हो जाता है हमारा ग्लोब से संबंधित कुछ तथ्य जो याद रखने वाले हैं। अब चलते हैं हम इस पेज पे। इसमें ये पॉइंट याद रखना है, पृथ्वी जिस अक्ष पे घूमती है वो कैसी रेखा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जो कि एक
काल्पनिक रेखा है। क्योंकि स्टेटमेंट देकर कंफ्यूज करा सकता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। विषुवत रेखा का नाम दिया है, विषुवत रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखा है, विषुवत रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यह हमारा नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। देखिए विषुवत रेखा के बारे में क्या बोला। विषुवत रेखा नंबर 1 पॉइंट है, काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? ये काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। काल्पनिक रेखा। दूसरा इसका काम क्या है? दो बराबर भागों में बांटना। बस ये डेफिनेशन हो गया हमारा विषुवत रेखा का। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है अक्षांश। ये जैसे कि ये देखिए, ये सारे, ये हो गया विषुवत रेखा। पृथ्वी यहाँ से दो भागों में बांट दी। इस फिगर को देखते हैं। सेम समानांतर मतलब सेम इसी की तरह का सारे रेखा देख रहे हैं, समानांतर है ये सारे। उसी तरह से दक्षिण दिशा में भी है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसका मतलब अक्षांश विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश का भी डेफिनेशन निकल गया यहाँ से। विषुवत रेखा कहो या विषुवत वृत्त कहो के समानांतर वृत्त को ही क्या कहते हैं? जैसे ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, फिर ये हो गया आपका ये, फिर ये, फिर ये, फिर आप ऐसे बताते चले जाओगे, यही हो जाएगा। सेम इसी तरह का फिगर बनाया गया है। ये विषुवत वृत्त के समानांतर वृत्त को विषुवत वृत्त कह दो या रेखा कह दो, के समांतर वृत्त कह दो या रेखा कह दो, को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। वो अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश को किससे डिनोट किया जाता है? अक्षांश को डिग्री से डिनोट किया जाता है। डिग्री ऐसे 20 डिग्री, और साथ ही साथ इसके साथ दिशा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये जो विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त है, इसका होता है 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। हो गया। अब इस पे आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं पढ़ने वाला क्या है। आगे पढ़ने वाला में है, देखिए 90 डिग्री अंश को उत्तरी अक्षांश, उत्तर दिशा के 90 डिग्री अंश को उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण दिशा के 90 अंश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। डिग्री को हिंदी में अंश बोला जाता है। उत्तर दिशा में 90 डिग्री अंश को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण दिशा में 90 डिग्री अंश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि आप जैसे कि 20 डिग्री अक्षांश बोल दें तो आप सही स्थिति का पता नहीं कर पाओगे कि 20 डिग्री अक्षांश कहाँ है। तो 20 डिग्री अक्षांश की सही स्थिति का पता करने के लिए या तो लिख दे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या लिखते हैं इसमें 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश जो है बिना दिशा के साथ कंप्लीट नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज में देखिए सबसे इसमें एक और लाइन याद रखने वाला है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। देखिए
विषुवत बीच में होता है 0 डिग्री अक्षांश। उत्तर दिशा में भी जाएंगे तो ये इस लाइन की जो लंबाई है वो कमते जा रही है। दक्षिण दिशा में जाएंगे तो इस लाइन की लंबाई कमते जा रही है। तो उसी स्टेटमेंट को लिखा है कि विषुवत वृत्त से दूर जाने पे, चाहे वो कोई भी दिशा हो, उत्तर दिशा हो या दक्षिण दिशा हो, अक्षांशों का आकार घटता है। तो ये कथन में क्वेश्चन पूछता भी है, विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों की लंबाई बढ़ती है। कथन 1 कर देगा यहाँ पे, कथन 2 कर देगा। विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों की लंबाई घटती है। तो अक्षांशों की लंबाई क्या होती है? घटती है। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये गलत है। अब यहीं से वो आंसर ऐसे बना देगा यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? 1 नंबर ऑप्शन दे देगा कथन 1, नंबर 2 ऑप्शन दे देगा कथन 2, नंबर 3 दे देगा दोनों सही, नंबर 4 दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो कथन 2 हमारा सही है, कथन 2 सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें महत्वपूर्ण अक्षांश। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से जो याद रखने वाले हैं, वैसे ये याद हो जाते हैं। एक तो है विषुवत वृत्त 0 डिग्री, एक तो है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक तो है दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर इसके अलावा 62.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। फिर कहते हैं 62.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होता है अंटार्कटिक वृत्त। ये होते हैं जिसे याद रखना है। डिग्री को ही अंश लिखा है इस बुक में, तो घबराना नहीं है, वो उसका हिंदी वर्ड होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। इसके साथ ही साथ 2 और मैं भूल गया था। एक होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। अभी होता है, एक होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं मकर रेखा। इसको बिल्कुल बारीकी से याद रखना है। 23.5 है तो क्वेश्चन में 22.5 दिया रहता है, और वहाँ पे 66.5 है तो उसको दिया रहता है 67.5। यहाँ पे 7 दिया रहता है। 66.5 डिग्री वाले को दे दिया रहता है 67.5, और ये 23.5 डिग्री वाले को दे दिया रहता है 22.5। तो कंफ्यूज नहीं करना है, 23.5 और 66.5 याद रखना है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें पृथ्वी पर ताप कटिबंध। ताप कटिबंध में इसमें 3 मेजर ताप कटिबंध का चर्चा किया गया है। ताप कटिबंध में इसमें 3 मेजर ताप कटिबंध का चर्चा किया गया है। जैसे हम उसे समझ लेते हैं कि वो ताप कटिबंध कौन कौन सा है। तो एक है हमारा उष्ण कटिबंध,
नंबर 2 है शीतोष्ण कटिबंध। नंबर 3 है शीत कटिबंध। ये 3 कटिबंध हो गए ना। तब इसमें देखिए उष्ण कटिबंध के बारे में ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इसमें केवल लिखा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये जो दोनों होते हैं ना, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होते हैं। ये दोनों याद रखना है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होते हैं। बस इसमें होता है कि साल में एक दिन सूर्य की किरण जो है ठीक सर के ऊपर होती है, और इसमें जो है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। बस इसमें शीत कटिबंध में ये याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, देखिए सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं आ पाती, तो भाई सूर्य की किरणें नहीं आएगी तो गर्मी नहीं आएगा, तो वहाँ पे शीत ही पड़ेगा, और ये शीत कटिबंध ही रहेगा। और ये होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा में दक्षिणी ध्रुव में, बस। और ये दोनों होते हैं आपके कहाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा में। बस इस टॉपिक में इतना ही। अब चलते हैं हम आगे। आगे है इसमें देशांतर क्या है। चलिए हम देशांतर के बारे में समझ लेते हैं कि देशांतर की। यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। तो ये फिगर बनाया हुआ है, तो ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश और ये हो गया आप दक्षिणी अक्षांश। आप बॉल की तरह लीजिए। फिर आपकी ये देखिए ये सेम, इसमें क्या है कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है देशांतर। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो होती है क्या, देशांतर। और इसमें एक फैक्ट है जो कभी कभी पूछा जाता है, टोंगा द्वीप कहाँ पे है, और एक और है इसमें मॉरिशस द्वीप। ये फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोनों का। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है। यह है आपके प्रशांत महासागर और ये है आपका हिंद महासागर। यहां से इस क्वेश्चन को ऐसे बदल सकता है, लिख देगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां लिख देगा आपके क्वेश्चन में टोंगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। नंबर 2 दे देगा यहाँ पे मॉरिशस द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। दोनों यहाँ पे विकल्प दे देगा, सही कुट का चयन करें। कथन 1 ए नंबर विकल्प 1 नंबर में दे देगा, 2 नंबर में दे देगा कथन 2, 3 नंबर में दे देगा दोनों कथन, 4 नंबर में दे देगा इनमें से कोई नहीं। ये हो गया। तो इसमें से देखो दोनों कथन इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि दोनों कथन गलत है, क्योंकि टोंगा द्वीप है कहाँ, प्रशांत महासागर में, मॉरिशस द्वीप है कहाँ, हिंद महासागर में। और कभी कभी ये क्वेश्चन अगर पूछ चुका है तो जो फैक्ट बेस्ड एग्जाम होते हैं तो उसमें ये आशा की जा सकती है, अगर एनसीईआरटी का फैक्ट है तो ये अगली बार क्वेश्चन पूछे। टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप दोनों एक ही अक्षांश पे है, वो है हमारा अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ाई करते हैं तो ये वाला फैक्ट याद रखेंगे। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है दोनों, प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप और हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप। हम लोग आगे चलते हैं। देशांतर जान लिए। उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही कहते हैं देशांतर रेखा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा ये नेक्स्ट पेज। अब इससे फैक्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से फैक्ट्स हैं।
अब ये जो है देशांतर है, इसको डिग्री, आवर, मिनट और सेकंड सब में मापा जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा 2 डिग्री, 3 घंटे, 3 मिनट ऐसे करके समथिंग लिखा रहता है। इसलिए देशांतर को डिग्री, आवर, मिनट, सेकंड सब में मापा जाता है। और कुछ प्रमुख यामोत्तर हैं, जैसे उस प्रकार उसमें थे हमारे कुछ प्रमुख ये अक्षांश में, उसी तरह से इसमें है 0 डिग्री देशांतर, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। प्रमुख यामोत्तर कहते हैं इसका मान 0 डिग्री यामोत्तर है। 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, अब यहाँ कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। फिर हम आगे जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं बताता हूँ, याद रखने वाले और समझने वाले फैक्ट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, देशांतर और ये जो समय है इससे संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं, इसे हम लोग समझेंगे। देशांतर और समय से संबंधित जो पूछे जाते हैं उसे हम लोग समझेंगे। जो प्रमुख यामोत्तर होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है। ये फैक्ट देखिए, ये VVI है। इसमें लिखा क्या है कि पृथ्वी कौन से दिशा में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी चक्कर लगाती है आपके पश्चिम से पूरब। आखिर पृथ्वी पश्चिम से पूरब, पृथ्वी के पश्चिम से पूरब में चक्कर लगाने पे क्या होता है, इंग्लैंड का एक जगह है ग्रीनविच, उसी को आधार मान लिया गया है। और पृथ्वी जब ये चक्कर लगाती है तो वो स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, ग्रीनविच के पूरब में है, वहाँ पे एक दिन की वृद्धि यानी कि समय जो होता है आगे, ग्रीनविच समय आगे होता है। और जो ग्रीनविच के पश्चिम में है वहाँ जो होता है क्या होता है, समय पीछे होगा। ग्रीनविच के बारे में लोग पूछे तो ग्रीनविच के बारे में पूछे तो क्या है, ग्रीनविच इंग्लैंड का एक जगह है जिसे समय निर्धारण करने के लिए आधार मान लिया गया है। अगर ग्रीनविच जगह से कोई स्थान पूरब में है तो वहाँ पे समय आगे होगा, और जो स्थान पश्चिम में है तो वहाँ पे समय पीछे होगा। बस इतना ही। हाँ, ये देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में कितने, 360 डिग्री। अब इसके बाद से आप कैलकुलेशन के हिसाब से आगे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल भी दिया है कि देखिए 1 घंटे में तो भाई 360 में उससे भाग दे दोगे, 24 घंटा में 360 डिग्री है तो 1 घंटा में हो जाएगा 360 बाई 24, तो यानी कि 15 डिग्री। उसी तरह से ये 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे के समय बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब पर समय होगा 1 घंटा आगे। तो इस समय का कैलकुलेशन है। समय का कैलकुलेशन के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग समझ जाओगे कि ग्रीनविच समय को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो पूरब में रहे तो कैसे समय बढ़ता है और पश्चिम में रहे तो कैसे बढ़ता है। बस इतना याद रखिए कि 24 घंटा पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, 1 घंटा में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। और ग्रीनविच के पूरब में कोई देश है तो वहाँ का समय आगे होगा, और ग्रीनविच के पश्चिम में कोई देश है तो वहाँ का समय पीछे होगा। हम चलते हैं अब आगे। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अब इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको जूम करते हैं।
पेज सेट करते हैं। इसमें देखिए फैक्ट क्या है, याद रखना। भारत का मानक या उत्तर 82.5 डिग्री पूरब। अब इसमें कुछ नहीं, अब थोड़ा आइए इसके क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, इसमें पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो हमने चर्चा कर लिया कि जब भी पूछे बुआ पृथ्वी का आकार। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है कि एक पृथ्वी का मॉडल है जो 2 पिवोट के सहारे बंधा हुआ है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर से पृथ्वी पे 3 का ताप कटिबंध, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। उष्ण, शीतोष्ण और शीत, 3 एनसीईआरटी के हिसाब से। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, विषुवत रेखा के समानांतर वाली रेखा अक्षांश रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा। ऊष्मा के सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि क्या होता है, सूर्य जो होता है उसकी डायरेक्ट किरणें पड़ती है और वर्ष में ठीक एक बार सूर्य जो है सिर के ऊपर होता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन है, आप लोग हल कर लीजिएगा, उतने टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं। इसमें नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम, इसके आगे का नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, जब देख लेते हैं ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे प्रमुख याम उत्तर का नाम क्या है, तो प्रमुख याम उत्तर है आपका 0 डिग्री। फिर शीत कटिबंध किसके पास पाया जाता है, ना कर्क रेखा ना विषुवत रेखा ध्रुव के पास। देशांतरों की कितनी संख्या भाई, देशांतर 3 है और अक्षांश है 181। अक्षांश 181 है, 180 हो गए वो और 1 हो गया प्लस विषुवत रेखा वाला। ये फैक्ट्स याद रखना है। टोटल अक्षांश कितने 181 और देशांतर 360। फिर दक्षिणी ध्रुव किस वृत्त में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड का जाल क्या है, ये सब आराम से एक बार बुक पढ़िए और ये सारे क्वेश्चन हल कर दीजिए। मकर रेखा किस में अवस्थित है, भारत का मानक याम उत्तर क्या है, उत्तर ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब ये देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है, जैसे जैसे हम ध्रुव के पास चलते जाएंगे वैसे वैसे। फिर उसके बाद से इसके बाद से ये चैप्टर, इसके बाद से जो एक्टिविटीज है उसके बारे में दे रखा है। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर भी समाप्त होता है। जो एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसका जो चैप्टर 2 है समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल अररिया क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के क्लास में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।